और भरमार बंदूकें लेकर के अगर माओवादी लड़ रहे हैं और वो भी उन भरमार बंदूकों से 12 घंटे लगातार ऑटोमेटिक हथियार लेकर के जो पुलिस जवान जो लड़ रहे हैं उनके साथ वो भरमार से मुकाबला कर रहे हैं। एक अवलम छन्नू नाम का एक व्यक्ति है जो गूंगा भी है, बहरा भी है और उसको उन लोगों ने मारा। अवलम छन्नू जो गूंगा है, बहरा है, ऐसे व्यक्ति को माओवादी अपने संगठन में कैसा जोड़ सकते हैं? उनका क्या उत्तर? तो ये एक सवाल अपने आप में पर भी अगर आप उसको तस्दीक करोगे तो पाओगे कि उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं। गड़बड़ी यह है कि सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक फायरिंग होना बताया गया, भीषण मुठभेड़ बताता। और उस मुठभेड़ के बाद जो नक्सली शव मिले हैं और उन शवों के में जो हथियार मिला है, जैसे पुलिस दावा करती है, वो सब भरमार। और मुझे लग रहा है कि ये स्थिति पहले जुलूम के समय भी किया गया, उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस समय तो ये सरकार करीब करीब उन पर निर्भर हो गई जो सिलेंडर में छाया। आपने बनाया ये सब हालत, आप ही इसको खत्म करें, इसलिए आपको हम प्रियंका जहाँ फायरिंग हुई वो तो एक साइड ही फायरिंग, कोई क्रॉस फायरिंग का कहीं कुछ नामो निशान नहीं। और फिर 12-12 घंटे फायरिंग होता है तो पुलिस जवानों को कहीं ना कहीं किसी को तो चोट लगती ना, घायल। तो 10 मई की सुबह एक बड़ी खबर निकल कर आई बीजापुर के पीडिया के जंगलों से। और बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के आला अधिकारियों ने, सुरक्षा बल के बड़े अधिकारियों ने भी एक बड़ा दावा किया कि एक भीषण मुठभेड़ हुआ है पीडिया के जंगलों में और 12 माओवादियों को मार गिराया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि जो मारे गए जो माओवादी हैं उन पर 31 लाख रुपए का इनाम था। घटना के 24 घंटे के बाद पीड़ित परिवारों और स्थानीय आदिवासियों ने इस मुठभेड़ पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। इसके बाद यह माहौल राजनीतिक मोड़ ले लिया। आदिवासी समाज, आदिवासी महासभा ने अलग अलग दिनों में जाकर उस पूरे मुठभेड़ की जांच की, पड़ताल की। और इस वक्त मेरे साथ आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक मनीष कुंजाम हैं। उन्होंने भी पीड़िया मुठभेड़ की सच्चाई जानने के लिए गांव का दौरा किया था, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। आइए इनसे जानते हैं आखिर पुलिस के दावों की सच्चाई है क्या। ये आपने भी पीड़िया का दौरा किया है, क्या लगा? 2 दिन आप रुके हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात किए, क्या लगता है, क्या है मुठभेड़ के जो दावे हैं, पुलिस जो दावा करी है, कितनी सच्चाई है इसमें? पुलिस तो हर घटना होने पर एक अलग कहानी बनाती है और अपने हिसाब से बनाती है। और इस घटना को भी पुलिस बिल्कुल अपने ढंग से बनाई कहानी, और जो उन्हीं की कहानी पर भी अगर आप उसको तस्दीक करोगे तो पाओगे कि उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं। गड़बड़ी यह है कि सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक फायरिंग होना बताया गया, भीषण मुठभेड़ बताता है। और उस मुठभेड़ के बाद जो नक्सली शव मिले हैं और उन शवों के में जो हथियार मिला है, जैसे पुलिस दावा करती है, वो सब भरमार है। और भरमार बंदूकें लेकर के अगर माओवादी लड़ रहे हैं और वो भी उन भरमार बंदूकों से 12 घंटे लगातार ऑटोमेटिक हथियार लेकर के जो पुलिस जवान जो लड़ रहे हैं उनके साथ वो भरमार से मुकाबला कर रहे थे 12-12 घंटा, ये तो कोई भी बेवकूफ भी आदमी इस पर विश्वास नहीं। ये पुलिस की कहानी की बात कर रहा हूँ। और हर घटना में इस तरीके की कहानी पुलिस अपने ढंग से बनाती है और पेश करती है। मैं समझता हूँ कि अमूमन लोग उस पर भरोसा कर नहीं रहे हैं और इसलिए हम लोग जांच करने के लिए गए और देखे कि वास्तव में क्या हुआ। अब आपको बताना चाहते हैं, मैंने अखबारों में
बीजापुर के प्रेस से भी मैंने इस बारे में बातचीत किया। एक अवलम छन्नू नाम का एक व्यक्ति है जो गूंगा भी है, बहरा भी है, और उसको उन लोगों ने मार डाला। और वो जैसे कि इधर उधर से घेरने के बाद वो भी चला गया, लोगों के साथ भाग गया, और एक पत्थर पर जैसे को जैसे कुछ हुआ नहीं ऐसा पत्थर पर बैठा था, वहीं जाके उनको गोली से मार डाला गया। और अवलम छन्नू जो गूंगा है, बहरा है, ऐसे व्यक्ति को माओवादी अपने संगठन में कैसा जोड़ सकते हैं, उनका क्या उपयोग? तो ये एक सवाल अपने आप में खड़ा होता है। और ऐसे ही कई ऐसे उदाहरण हैं। लोग जैसा बताए उस हिसाब से जहां फायरिंग हुई वो तो एक साइड ही फायरिंग हुई, कोई क्रॉस फायरिंग का कहीं कुछ नामो निशान नहीं है। और फिर 12-12 घंटे फायरिंग होता तो पुलिस जवानों को कहीं ना कहीं किसी को तो चोट लगती ना, घायल तो होते, ऐसा भी तो नहीं है। तो ये सब एक तरह से सुनियोजित तरीके से मुठभेड़ को, फर्जी मुठभेड़ को मुठभेड़ बताया गया। और एक आदमी तो आपको बताया कि 2-3 लोग, एक ऐसे जैसे ये वृक्ष है जहाँ लोग वहां चढ़ने से शायद पुलिस जवान नहीं देखेंगे, इधर उधर से काफी घना लताएं होता है जहाँ झाड़ियाँ थी, वहां ये लोग चढ़ गए थे छुपने के हिसाब से। फिर पुलिस की नजर पड़ी और उन लोगों ने वहीं से फायरिंग, और मना भी किए कि नहीं नहीं हम लोग छुपने के लिए यहाँ आए हैं, हम पर हमको मत मारो, पर नहीं मार, तीनों को मार डाला हुआ इस। तो ये सब घटनाएं ऐसी बता रही हैं जो बहुत तकलीफ देह है। क्या बोला जाए, वहाँ कोई छुपने के लिए कोई जगह भी नहीं था, कहाँ जाते। लोगों को लगा कि यार यहाँ चढ़ने से शायद कोई नहीं देखेगा, हो गया। इसमें से भैया कुछ युवा भी थे, कुछ स्कूल पढ़ने वाले बच्चे थे, 2 साल 2.5 साल पहले छोड़ दिए थे, और एक आप हम लोग भी जब कवरेज करने के दौरान एक युवा वहां पे मिला, युवक था जिसके जांग में गोली लगी थी। तो इसको कैसे देखते हैं, जो खास करके जितने जो मुठभेड़ हो रहे हैं उसमें नाबालिग बच्चों पर भी गोलियां चलाई जा रही हैं? ये मुश्किल से 16 साल का लड़का है जो मोटू, मोटू नाम का। जी जी। और उसको 3 गोलियां लगी जांग पर। उस दरअसल हमें तकलीफ है कि हम उनको लेके नहीं आ पाया। हमने सोचा था, मैंने विक्रम मंडावी से बातचीत की जो वहाँ के विधायक हैं, तो उनसे मैंने ये निवेदन किया कि तुम जाओ और उनको लेके आओ, क्योंकि तुम लोकल विधायक भी हो और विधायक हो, अथॉरिटीज हो, तो तुम जाके ले आओगे तो कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, और लेके आना। तो वो भी पहुंचे नहीं तो लेके नहीं आ। और आज जब मैंने सोनी सोरी को कहा कि तुम हर हाल में जाओ और उसको लेके आओ, उसकी जिंदगी के साथ, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा इस हालत में, ठीक ठाक इलाज नहीं मिलेगा। तो वो लड़का जब गोली लगी तो एक पत्थर की गुफा में छुप गया था, तब बचा वो। अब इससे बड़ा दर्दनाक क्या और क्या हो सकता तो सरकार प्रदेश में भाजपा की सरकार जब से आई है, और सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि वर्चुअल मीटिंग, अगर नक्सली अगर जो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं तो वो फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, और इधर नक्सली भी एक पर्चा जारी करते हैं, सशर्त एक वार्ता की पेशकश करते हैं कि कैंप को हटा दिया जाए या नए कैंप ना खुले और 6 महीने तक एंटी नक्सल ऑपरेशन ना चलाया जाए। सरकार और माओवादियों के बीच में जिस तरह से जो वार्ता की पेशकश की जा रही है, जो सर बार बार कहती है कि वर्चुअली आप मिलें, हम मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे, तो इसको कैसे देखते हैं? मतलब इसका समाधान क्या होना चाहिए? क्योंकि आप भी लंबे समय से आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं और विधायक भी रहे हैं, कैसे लगता है बस्तर के हालातों? देखिए, मैं इस घटना में एक नया जो चीज देखने को मिला, अभी करीब 2-3 महीने के भीतर जो बड़ी घटनाएं हुई, 2-3 घटनाएं, और वो वही मुदवंडी, पीड़िया, करचुली, ये पूरे बेलटला पहाड़ के पीछे का हिस्सा है, लगा वो जो बिल्कुल लगा हुआ है। और वहां ये घटनाएं हो रही है कंटिन्यू, और कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है जो युवा है, और कई लोग या तो पलायन कर चुके हैं, कई लोगों को मार डाला।
ये सच्चाई है। एक एक जानकारी में मुझे ये भी आया कि जो पुसनार एक गांव है गंगालूर के आगे, उस गांव में तो युवा ही नहीं बचे हैं, कुछ बुजुर्ग और महिलाएं हैं, और कई लोगों को जेल भेजा गया और कई लोग या कहीं भाग गए हैं, कहीं काम धाम। तो ये स्थितियां हैं। और मुझे लगता है कि उन इलाकों को लक्ष्य करके जो कार्रवाई किया जा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बलडला पहाड़ का सरकार का, या सरकार बड़े कारपोरेट्स इंटरेस्टेड होंगे। कोई सरकार खुद की क्या सरकार है, वो तो कारपोरेट्स के लिए काम करने वाली सरकार, तो वो उनके इंटरेस्ट पर ये सब कार्रवाई हो रहा है, ऐसा लगता है। इसलिए जो आप एक सवाल कर रहे थे कि वार्ता की बात, वार्ता तो एक सरकार करने के लिए तैयार नहीं है, ईमानदार तो कहीं से भी नहीं। ये केवल कहने के लिए कह रहे हैं, सच्चाई नहीं है वो, बिल्कुल सच्चाई नहीं। अगर वो बातचीत करना चाहते तो फिर बातचीत करने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। वो माहौल बनाना, सब तैयारी करना। अगर सरकार चाहती है कि हिंसा समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर उनको उस तरीके का सारा वातावरण तैयार करने के लिए तो वो जिम्मेदार है, उनको ये सब करना चाहिए। तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि लगातार कैंप खोल रहे हैं और मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। तो ये इस ऐसे में कैसा वार्ता हो सकती है, कैसे बातचीत? मैं तो बीजापुर के मीटिंग में मैंने ये बात भी कहा कि सरकार तो गंभीर नहीं है वार्ता करने के लिए, इस एरिया में शांति स्थापित करने के लिए, बल्कि मैंने माओवादियों से अपील किया कि आप तो कम से कम आदिवासियों के साथ हो, और दिन रात रहते हो, 24 घंटा रहते हो, हमेशा रहते हो, उनके साथ पले बड़े पर, और वही लोग सब ज्यादा है आदिवासी। तो आप उनके तक दुख तकलीफ को आप समझ रहे हैं, और इसलिए आप सब मिल करके बाहर आइए, और हम लोग मिल करके यहाँ के जल जंगल जमीन और आदिवासियों के हित और हक और अधिकार के लिए हम लड़े। और बिल्कुल जीता जा सकता है, कोई हथियार से थोड़ी जीत सकता है। बहुत सारे उदाहरण है, किसानों का आंदोलन एक उदाहरण है, बस्तर का जो हम लोगों का आंदोलन है वो भी अपने आप में उदाहरण है। चाहे जुर्म को बंद करने का सवाल हो, या टाटा एसआर को वापस भेजने का सवाल हो, उसमें जो जीत हासिल करने का सवाल हो, ये तो बिना हथियार के वह लड़ाइयाँ हैं। तो ऐसा लड़ करके जीता जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर जितना दिन तक हथियारबंद लड़ाई आप जारी रखोगे, और ये स्टेट मतलब राज्य उससे ज्यादा निर्ममता से पेश आएगी, जो हमेशा आती रही है, और उसका बर्बादी आदिवासी को उठाना पड़ रहा है, उठाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मामले में ज्यादा आदिवासियों की तरफ से ज्यादा जिम्मेदारी रहे, माओवादियों को वापस पूरे सब लोग। मैं सिलेंडर पॉलिसी पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, मुझे वो पसंद भी नहीं है, बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये सिलेंडर ये नौटंकी की ज्यादा और कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि सारे माओवादी लोग वापस आए, बाहर आए, और हम सब लोग मिल करके आदिवासियों के हक अधिकार को करके लड़ें। पहले भी वार्ता को लेकर एक प्रयास किया गया था, जैसे आंध्र प्रदेश में एक बार एक पहल की गई थी, और वो कहीं ना कहीं विफल हो गया। तो सरकार की तरफ से क्या, या माओवादियों की तरफ से किस तरह से बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आदिवासियों को तो नुकसान हो रहा है, चाहे वो माओवादियों की तरफ से हो या जवानों जो भी सुरक्षा बल, उसमें भी कई आदिवासी शामिल हो गए हैं, तो उनकी फ्रंट लाइन में तो वही रहते हैं। तो समाधान कैसे निकल पाएगा इन दोनों के बीच? देखिए, आंध्रा में वार्ता विफल हुई है, उसके लिए भी उस समय की सरकार जिम्मेदार है, और माओवादियों तो उस समय भी काफी ईमानदारी से वार्ता में शामिल हुए, और वार्ता टूटा, उसके पीछे भी सरकार जिम्मेदार है, सरकार की हठधर्मिता जिम्मेदार है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ बातचीत होनी चाहिए, और बदली हुई स्थितियों में मुझे लगता है कि माओवादी भी इस बात को समझ रहे हैं, और कुछ शर्तों के साथ ये लोग भी बाहर आ सकते हैं, हथियार छोड़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक बस्तर में भी इन दिनों एक बड़े स्तर पर समर्पण किया जा रहा है, और समर्पण करने के बाद जो बड़े कैडर के हैं उनको भी हथियार थमा दिया जा रहा है, जो छोटे कैडर के नक्सली उन्हें भी हथियार थमा दिया जा रहा है। तो ये जो समर्पण नीति है, जिसमें जैसे आंध्र की जो समर्पण नीति है, उसमें सीधा लिखा रहता है कि आप सीधा जो समर्पण करने के बाद उन्हें एक सामान्य जीवन जीने के लिए प्रभाव प्रेरित किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में उन्हें फिर से एक हथियार थमा दिया जाता है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? दरअसल आंध्रा की
सिलेंडर पॉलिसी और यहाँ में काफ़ी अंतर है, और बुनियादी अंतर तो आप ही बता दिए। और हमारे यहाँ तो ये कि जो आज वो सिलेंडर कर रहा है और कल उनको AK-47 दे करके जंगल भेज दिया जा रहा है फोर्स के साथ, और उनको ये भी बताया जा रहा है कि आप जितने लोगों को मारोगे, जितने लोगों को पकड़ोगे, आपका पुलिस में भर्ती सुनिश्चित हो जाएगा, और या आप अगर पुलिस में है तो आपका जो प्रमोशन है वो निश्चित हो जाएगा। एक तरह से उनको इस तरीके का प्रलोभन दे करके जंगलों में भेजा जा रहा है, हथियार तमा करके, और ये है खतरनाक स्थिति। और मुझे लग रहा है कि ये स्थिति पहले जुलूम के समय भी किया गया, उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस समय तो ये सरकार करीब करीब उन पर निर्भर हो गई जो सिलेंडर नेक्सट है। आपने बनाया ये सब हालत, आप ही इसको खत्म करो, इसलिए आपको हम प्रिएंट कर रहे हैं। एक तरह से हम जो सिलेंडर माओवादी है उनको फ्री कर दिया गया है, आप मारो, खत्म करो, और जो भी कार्रवाई करना करो, हम आपके साथ हैं। जैसे बीजापुर में एडसमेटा का एक मामला सामने आया था, उसकी न्यायिक जांच भी हुई और मामला सामने ये भी पता चला, उसमें जांच में ये पता चला कि वो फर्जी था, लेकिन उसमें कोई किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुई। अब पीड़िया की घटना घटी है जिसमें 12 माओवादियों के मारे जाने का दावा पुलिस कर रही है, जिसमें माओवादियों ने भी एक पर्चा जारी किया जिसमें उन्होंने एक खुलासा किया कि 2 ही लोग उनके संगठन के थे, बाकी जो 10 हैं वो ग्रामीण हैं। तो क्या पीड़िया मुठभेड़ पर भी आप न्यायिक जांच की मांग करते हैं? नहीं, बिल्कुल मैंने न्यायिक जांच की मांग की है, और इसके अतिरिक्त इस डेमोक्रेसी में और क्या कर सकते हैं। और इस व्यवस्था के भीतर सबसे तटस्थ जांच तो न्यायिक जांच होगी। कोई रिटायर्ड जज या वर्तमान जज उसकी जांच करे, और हम भी यही मांग कर रहे हैं। पुलिस दंडाधिकारी और दंडाधिकारी जांच दरअसल सरकारी जांच, और उसमें सारा सरकार का नियंत्रण रहता है, और उस जांच पर लोग अमूमन यकीन नहीं करते हैं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी हो न्यायिक जांच, इससे सरकार पर, स्टेट पर एक प्रेशर रहता है। और जहाँ तक आपने जिक्र किया एडसमेटा का, एडसमेटा ही नहीं बल्कि सारकीगुड़ा घटना की भी न्यायिक जांच हुई, और रिटायर्ड जज ने जो जांच की, उस कमीशन की जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट बताता है कि जो लोग मारे गए हैं ये नक्सली नहीं है। जैसे हमेशा पुलिस अपना स्टोरी बनाती है, अभी भी यहाँ पे भी उनको बड़ा नक्सली बताया, लाखों इनामी नक्सली बताया, वैसे ही उन घटनाओं में भी बताया, जहाँ कमीशन ने जांच के बाद कहा कि ये निर्दोष आदिवासी हैं, अपने त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, उनको घेर करके फोर्स ने मार डाला। ये बात रिपोर्ट में है। दुर्भाग्य से ये घटना रमन सिंह की गवर्नमेंट के समय हुआ, बीजेपी की गवर्नमेंट के समय, और रमन सिंह ने ये कमीशन बनाया जांच का, और ये रिपोर्ट कांग्रेस गवर्नमेंट में आई। तो चाहिए था कि कांग्रेस गवर्नमेंट को उस रिपोर्ट पर से कार्रवाई करना, और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी, इसको दुर्भाग्य बोलो या क्या बोलो, उसने कुछ नहीं किया। इससे बड़ा और क्या है, उन रिपोर्टों पर तो कार्रवाई नहीं किया कांग्रेस ने। और सिलगेर की में जो घटना हुई, जो 4 लोग मारे गए, उसके बारे में बड़ी दावा उन लोगों ने किया कि हम 6 महीने के अंदर इसकी जांच कराएंगे, और उसमें जो रिपोर्ट आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। वो आज तक वो जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो दंडाधिकारिक जांच है, वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं, ये तो दुर्भाग्य है। वो पीड़िया की जांच भी करने गए थे वो विपक्ष में आने के बाद। ये भारतीय राजनीति का सबसे क्रूरतम चेहरा है, क्रूरतम दृश्य है ये। आप सत्ता में होते हैं तो भाषा अलग होती है, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो आपकी भाषा बदल जाती है, और तत्काल वही अभी का भी हम लोग ने देखा। तो ये सचमुच बहुत दुर्भाग्यजनक है, और ये नहीं होना चाहिए। सरकार का चरित्र एक है, बस चेहरे बदलते हैं। बिल्कुल। ये रहे आदिवासी नेता मनीष कुंजाम, जो पीड़िया मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और उस पूरे मुठभेड़ पर सवाल खड़े कर रहे हैं।